Hello everyone, welcome to lecture number 6 of our LARR Act series। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 को। इससे पहले हमने कवर कर लिया, चैप्टर 8 स्टार्ट कर दिया था जिसके हमने 65 सेक्शन तक कवर कर लिए थे। आज सेक्शन 66 से करेंगे। ये जो एक्ट है वो जेडीए जेलो का एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, उसका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ईच एंड एवरी सेक्शन को बहुत इजी तरीके से और शॉर्ट में डील किया गया है, तो आप वीडियो को अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, इससे प्रीवियस जो भी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सेक्शन 66 सूचना द्वारा समन जारी करना, सर्विस ऑफ नोटिस बाय अथॉरिटी। तो अथॉरिटी आपत्ति पर निर्णय करने के बाद सुनवाई की तारीख तय करेगी और उस तारीख पर उपस्थित होने का निर्देश देगी। किन किन लोगों को, जो भी जैसे एप्लीकेंट हो गया या फिर कोई अगर और इंटरेस्टेड पर्सन है वो हो गया, और अगर क्षेत्रफल और मुआवजे की राशि से संबंधित है वो तो कलेक्टर को, इन सबको नोटिस दिया जा सकता है अथॉरिटी द्वारा। फिर 67 है कार्यवाही की सीमा, रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ प्रोसीडिंग। हर कार्यवाही की जांच केवल आपत्ति से प्रभावित व्यक्तियों के हितों तक सीमित होगी। ठीक है, ये पब्लिक डोमेन में नहीं होगी। जिन जिन व्यक्तियों के हित प्रभावित हो रहे हैं उन व्यक्तियों के लिए होगी। फिर है कि ये प्रोसीडिंग मतलब इनके बारे में होगी आपत्ति, ऑब्जेक्शन की बात हो रही है, ऑब्जेक्शन वो लोग ही कर सकते हैं। और प्रोसीडिंग पब्लिक डोमेन में होगी, सार्वजनिक रूप से होगी, हर कार्यवाही सार्वजनिक रूप से होगी। राज्य के किसी भी सिविल न्यायालय में कार्य करने के अधिकारी सभी व्यक्ति इसमें उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं और कार्य भी कर सकेंगे जैसे बाकी प्रोसीडिंग में किया जाता है। सेक्शन 70 बात करता है अवार्ड की, अवार्ड का प्रारूप। तो अथॉरिटी का जो भी अवार्ड है उस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन होंगे। अवार्ड में सेक्शन 28 का क्लोज जो फर्स्ट है या अदर जो क्लोजेज है जिनमें जो जो राशियाँ बताई गई है वैसे वैसे आवंटन के कारण भी बताए जाएंगे। 71 है कोस्ट की बात, कि अथॉरिटी प्रत्येक कार्यवाही में हुए खर्चों का उल्लेख करेगी कि कौन कौन लोग किस किस अनुपात में खर्च करेंगे। कलेक्टर को अवार्ड बरकरार नहीं रहता तो सामान्यतः कलेक्टर देगा जब तक अथॉरिटी यह न माने कि एप्लीकेंट अत्यधिक खर्चीला था या लापरवाह था। ठीक है, तो यानी कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी कलेक्टर के लिए उसी को आंशिक खर्च दिलवा सकती है, लेकिन इन कॉन्ट्रेरी अगर ये प्रूफ कर दिया जाता है कि जो एप्लीकेंट है वो ही ज़्यादा खर्चीला था या लापरवाह था, उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ, तो रिवर्स में भी केस चल सकता है, खर्च कलेक्टर से दिलवा सकती है। सेक्शन 72 बात करता है इंटरेस्ट ऑन एक्सप्रेस कंपनसेशन, अधिक मुआवजे पर ब्याज। तो अगर अथॉरिटी को लगता है कि कलेक्टर ने निर्धारित मुआवजे से कम राशि दी है तो वो 9% की दर से ब्याज देकर तय कर सकती है या भुगतान की तारीख से ब्याज तक ले सकती है। तो ये बेसिक है इन सेक्शन का, बहुत शॉर्ट में इन सेक्शन को किया गया है क्योंकि अब एग्ज़ाम भी बहुत पास है। सेक्शन 73 बात करते हैं पुनर्निर्धारण, रीडिटर्मिनेशन की सहमति। अगर अथॉरिटी को लगता है कि कलेक्टर ने अवार्ड में मुआवजे की राशि का कुछ भाग अधिक दे दिया तो फिर वो उसको रीडिटर्मिनेशन कर सकती है। फिर कौन से सेक्शन देखी जाएगी, 23 और 11 देखी जाएगी। उसमें जो प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन है उसकी डेट देखी जाएगी और अवार्ड की डेट देखी जाएगी और फिर वो डिसाइड किया जाएगा। अगर इस धारा में 3 महीने तक कोई आवेदन किया जाता है तो अवार्ड की प्राप्ति की तिथि से यह अवधि गिनी जाएगी। फिर क्या होगा, फिर कलेक्टर जांच करेगा, फिर दोनों पक्षों को सुना जाएगा और जो राशि आवेदकों को दी जानी है वो दे दी जाएगी। तो मतलब हेडिंग से इसमें काम चल सकता है। सेक्शन 74 उच्च न्यायालय में अपील, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांस है। अथॉरिटी के अवार्ड से अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो उसकी अपील की जा सकती है 60 डेज में हाई कोर्ट को। अगर अपील करता अपीलेंट अगर ये प्रूफ कर दे कि पर्याप्त कारणों से 60 दिन में नहीं कर पाए तो 60 दिन से अतिरिक्त अवधि भी दी जा सकती है। और हर अपील जहाँ तक पॉसिबल होगा 6 महीने में निपटाई जाएगी, जिस दिन अपील प्रस्तुत की उस दिन से। तो अपील कितने दिनों में करनी है, 60 दिन में, और अगर पर्याप्त कारण हो तो और 60 दिन अलग बढ़ाए जा सकते हैं। और निस्तारण कितने दिन में किया जाएगा, डिस्पोज ऑफ 6 मंथ में किया जाएगा। सेक्शन 75
पर्टिकुलर्स ऑफ अपॉइंटमेंट टू बी स्पेसिफाइड। यदि कोई व्यक्ति क्षतिपूर्ति में रुचि रखता है और वो आपसे सहमति से अगर सेटलमेंट करने के लिए एग्री हो जाते हैं, तब अवार्ड में उसका अपोर्शमेंट का विवरण किया जाएगा कि हाँ, और उन दोनों के बीच में सेटलमेंट हो गया है और वो सेटलमेंट मतलब तय कर दिया जाएगा और उससे रिलेटेड अवार्ड मेडिएशन की तरह जारी कर दिया जाएगा। ये बेसिक सी बात है। फिर 76 डिस्प्यूट एज टू अपोर्शमेंट। अगर क्षतिपूर्ति की राशि तय होने के बाद भी अगर इनमें आपस में विवाद रहता है तो क्या किया जाएगा? कलेक्टर उस विवाद को कहाँ भेजेगा? अथॉरिटी के पास भेजेगा और फाइनली जो अथॉरिटी है वो उसको डिसाइड कर देगी। और सेक्शन 30 में जो अवार्ड दिया गया था, कलेक्टर अवार्ड में जो भी व्यक्ति है जो भी दे रखे हैं वो राशि बैंक में जमा करेंगे और किसी कारण से ऐसा करना अगर संभव नहीं हो तो फिर आगे की प्रोसेस की जाएगी। तो कहने का मतलब ये, कलेक्टर अवार्ड के अनुसार पात्र व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति का प्रदान करेगा। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये सेक्शंस। सेक्शन 78 बात करता है जमा धन का निवेश और उपयोग, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड। यदि कोई धन अथॉरिटी के पास में जमा है और वो भूमि उस व्यक्ति की है जिसे एलिएट नहीं कर सकता, तो अथॉरिटी ये काम करेगी, या तो धन को उसी भूमि या अन्य भूमि को खरीद में निवेश कर देगी। अगर ऐसे खरीद संभव नहीं है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में उसको निवेश करेगी। फिर जो निवेश से जो भी ब्याज लाभ मिलेगा वो अब जिस व्यक्ति को अधिकार है उनको भुगतान कर दिया जाएगा। फिर सेक्शन 79 धन का अन्यंत्र निवेश करने का अधिकार। तो अगर 78 वाला पॉसिबल नहीं है तब 79 में आएगी प्रोसेस। तो अथॉरिटी क्या करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश करने का आदेश देगी और यह निवेश उसी प्रकार और शर्तों पर होगा जैसे वह व्यक्ति हितग्राही होने से पहले अपनी धनराशि के साथ करता था। और ऐसे निवेश से जो भी लाभ मिलेंगे वो किसको मिल जाएंगे? हितग्राहियों को मिल जाएंगे। और यदि कोई दावेदार हो, विवाद हो, तो वही अथॉरिटी को राशि जमा करवानी पड़ेगी या लिटिगेशन तक वो फिर पेंडिंग रहेगा वर्क। फिर इनसे ही रिलेटेड सेक्शन तीनों सेम सी है। ब्याज का भुगतान, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है कि अगर क्षतिपूर्ति या उसका कोई भुगतान जमा नहीं है तो कलेक्टर उस पर 9% की दर का ब्याज लगाएगा। 9% यहाँ इंपॉर्टेंट है। और यह ब्याज उस दिन से देय होगा जिस दिन से कब्जा लिया गया, जब तक भुगतान या जमा नहीं किया जाता। यदि 1 वर्ष के अंदर भुगतान या जमा नहीं किया जाता तो 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद 15% की दर से ब्याज देना होगा, जब तक कि भुगतान या जमा नहीं करवा दिया जाता। फिर है सेक्शन 81 टेम्परेरी ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड, अस्थायी भूमि का उपयोग। तो अगर कोई पब्लिक पर्पस के लिए अस्थायी रूप से किसी भूमि की ज़रूरत पड़ती है तो सरकार क्या कर सकती है? उसका अस्थायी उपयोग भी कर सकती है। और अगर टेम्परेरी यूज़ करना है तो उसकी लिमिट होगी 3 वर्ष तक, और 3 वर्ष के लिए रेंट और जो भी कंपनसेशन बनता है 3 वर्ष के लिए टेम्परेरी लैंड यूज़ के लिए वो दिया जाएगा। सेक्शन 82 कब्जा, मुआवजा और भूस्वामी, पोजीशन, कंपनसेशन एंड रिस्टोरेशन। मुआवजा देने या समझौता होने के बाद कलेक्टर भूमि का कब्जा ले सकता है और अवधि समाप्त होने पर भूमि मालिक को भूमि वापस दे दी जाएगी। और यदि भूमि स्थायी रूप से अनफिट हो जाए तो सरकार उसे स्थायी रूप से अधिग्रहित कर लेगी। ठीक है, ये तो टेम्परेरी प्रोविजन हो गया 81 का। और 82 का क्या हो गया? परमानेंट प्रोविजन हो गया, अगर वो अनफिट हो जाए तभी। फिर सेक्शन 83 भूमि की स्थिति पर विवाद, डिफरेंस एज टू कंडीशन ऑफ लैंड। तो यदि भूमि पर लौटते समय उसकी कंडीशन को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो फिर वो मामला अथॉरिटी के पास भेजा जाएगा और अथॉरिटी फिर उस विवाद का निर्णय करेगी। अब हम 83 तक कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं।